बहू, देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा? वो माँ जी, आप ना प्लीज मुझसे तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप तमीज से बात ना करें तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूं। हम माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूंगी, समझ रही है ना आप? अरे क्या क्या बोली जा रही है बहू? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ। आप तो जानती है ना, मुझे बात को घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात नहीं घुमानी आती तो मुझे हाथ घुमाना आता है बहू। टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी? जा जाकर काम कर। बहू किचन में चली जाती है। सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी? और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, क्यों? वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह आप बोलती हो ना भाभी, ये आसार भी जल्दी आ जाएंगे। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है। और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में कहां से ये बनारसी पहनेगी? नौकरानी को गुस्सा आ जाता है। उसी शक्ल में जिस शक्ल में आप ये सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी मांगकर मुझे तो गंदी सी काटन पकड़ा दिया था इसने। अभी बात करती हूँ। और क्या बात कर? हम लोगों से तो बोला था कि नौकरानी बहुत प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम से। नौकरानी चढ़ जाती है झाड़ पर, वो तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए भी कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने? हाँ हाँ, दिया तो था। 200 रुपए की साड़ी दी थी, वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए माँ जी, माँ ने तो आपको इनके लिए 25,000 की साड़ी दी थी, देती क्यों नहीं? देनी ही पड़ेगी, वरना मैं कल से नहीं आएगी काम पर। हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी, वो भी नौकरानी के लिए? अरे साड़ी से 2,000 की साड़ी बनारसी मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं आई पसंद, तो कहती है या तो पहन लो या नौकरानी को दे दो। अब जैसी थी रख ली। नौकरानी के लिए तो 200 की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। देख, मेरे पास तो वीडियो भी है देते हुए। ये बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म। कैसा गेम खेल गई तुम तो। बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो मालकिन। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया। वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती बता देती। लेकिन अब घर में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या था ना, जब मैं पैदा हुई थी तो रंग थोड़ा दबा था, लेकिन बाद में खिल गया। वैसे तुम्हारे घर में सबका रंग काला सा क्यों है? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, लेकिन सब माँ पर चले गए इसलिए। लेकिन फिर भी फीचर शार्प है हम लोगों के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो है सांवले सलोनी। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास। वो मिश्रा की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी, क्या करना है चमक कर? आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू? अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। वैसे पापा जी का तो वो भी नहीं है, गोरे हैं पापा जी। ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं, क्योंकि आप काली हैं ना, तो मैंने कहा कि। क्या कहा इसने? मेरे कारण? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वाह रे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी कि मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ बहू,
तू तो शीशे की तरह साफ है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन तेरे साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो वही बोला कर जिससे लोगों का मन खराब ना हो। वैसे अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चों जैसी बात करती हूँ। सास काम पर लग जाती है और बहू भी। एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होकर आते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है ससुराल में, घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती हैं। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी, फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा। हम तो घर में फिर भी रह लेते हैं, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो, कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ, मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है। वैसे बेटी, शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे, और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ, जितना आराम गांव में है ना, शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूं, रोज घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूं, शहरी मेम बनकर रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है, तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में भी आई है, यही सब पहनाना था। तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था वो ठीक नहीं था क्या? उससे ना करवा देती शादी? माँ, कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी? और उसे तो मैं भाई मानती हूँ, कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी, मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको। समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं। माँ तो चली जाती है, लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े, और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू, ये क्या पहना है? बहू, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जुबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो? क्यों? अबे यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते।
खैर जा कपड़े बदल ले। नहीं, अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रहे। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है। शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूँ मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। यहाँ फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतज़ाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा ये सब क्या है?
किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू